बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब, ज़िंदगी के बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान को कुछ ऐसी मालूमात मिलती हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े करके रख देती हैं। हुआ यूं कि हम अपनी तालीम से फरागत के बाद मुलाजमत के असूल के लिए मारे मारे फिर रहे थे कि अचानक वट्टू दौर में 1995 में अखबार में ख़बर आ गई कि वो तालिब इल्म, वो तलबा, वो लड़के, वो नौजवान जिन्होंने सिंपल बीए किया हुआ हो, उनको ग्रेजुएट प्राइमरी इंग्लिश टीचर भर्ती किया जाएगा। यानी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जब इश्तहार आया तो उसमें साथ प्रोफेशनल डिग्री बीएड या सीटी या एमएड का जिक्र भी था। तो बहरहाल मुख्तलिफ मरहलों में इंटरव्यूज़ हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि लिस्ट खानेवाल में उन दिनों कैप्टन नासर आजाद डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे और उन्होंने ख़ुद हमसे डीसीओ ऑफिस में इंटरव्यू किया और किसी से वो एडिशनल के मानी पूछ रहे थे, किसी से वो सीजनल के मानी पूछ रहे थे और किसी से कुछ और मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ उम्मीदवारान ऐसे थे जिनसे वो 6 कलमे सुन रहे थे, किसी से दुआए कुनूत सुन रहे थे। तो डीसी ऑफिस खानेवाल में बड़ा अजीब समा था। लड़के कुतुब खाना अशरफिया से यस्सरनल कुरान या दूसरी दुआओं वाली किताबें ले आए थे, वो पम्फलेट से उनके हाथ में थे और कोर्स की सूरत में अपनी बारी के इंतज़ार में पढ़े जा रहे थे। हमें हंसी भी आ रही थी कि देखिए आज सर पे बनी है तो ये नौजवान किस गर्मी की हालत में, शदीद गर्मी थी, जून जुलाई की गर्मी, तो वो चक्कर काट रहे थे और साथ साथ याद कर रहे थे। मेरी भी बारी आई, मुझसे भी उन्होंने चंद सवालात किए और मेरा इंटरव्यू मुकम्मल हो गया, मैं भी बाहर आ गया। तारिक मशदी साहब थे, यूनुस मोमन साहब थे और जहानी के बहुत से असातिज़ा थे। पहली जब फहरिस्त निकली तो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी एक बनी थी जिसके सरबराह कैप्टन नासर आजाद थे जो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल थे। कुछ लोग उनके अंडर थे और उन्होंने बैठ के खुद वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी तरतीब दी। उन्होंने तमाम जो उम्मीदवारान थे उनके कागजात का जायज़ा लिया और पहली किस्त उन्होंने जारी कर दी। पहली जो किस्त थी उसमें तारिक मशदी साहब के आर्डर हो गए, जाने के बहुत से और असातिज़ा थे उनके आर्डर हो गए। मेरे और यूनुस मोमन और कुछ लोग ऐसे से थे जिनके आर्डर नहीं हुए, क्योंकि उन दिनों सियासी तौर पे आर्डर हो रहे थे। तो बाद में हमें भी ये सहूलत मुयस्सर आई और हम भी आर्डर हासिल करने वालों में शामिल हो गए। लेकिन जब कुछ अर्सा के बाद, आपको पता है कि पाकिस्तान में तनख्वाहें 5-6 माह के बाद मिलती हैं और हमें 10 माह के बाद तनख्वाहें मिली थी। जब तनख्वाहें देने का वक्त आया तो फिर अपना वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की जो लिस्ट थी उसमें जिनके नाम नहीं थे और कहा ये जा रहा था कि जिन्होंने बाद में इंटरव्यू दिए या जो कुछ दिन बाद में हाजिर हुए और उन्होंने इंटरव्यू दिए, अपने कागजात की जांच पड़ताल कराई, उनकी लिस्ट कुछ दिनों के बाद जारी की जाएगी। अब जिनके पास आर्डर आ गए वो खुश थे, जिनके पास आर्डर नहीं आ रहे थे उनकी नींदें उड़ गई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। तो बहरहाल कुछ दिनों के बाद नई लिस्ट जारी हुई और हमें भी आर्डर मिल गए और हम भी मुतल्लिका स्कूल में पहुँचे और हमने ज्वाइनिंग दे दी। अब सूरत ये हुई कि कुछ अर्सा के बाद डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की जो पहली लिस्ट थी उसमें अपीयर होने वाले असातिज़ा को तनख्वाहें मिल गई और हमें तनख्वाहें नहीं मिली। हम तनख्वाहों के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, कभी दफ्तर जा रहे थे। उन दोनों
मुल्तान के एक वकील मशहूर साबरी और चौधरी सगीर अहमद ढिल्लू, जो 126 टन्नार के रहने वाले थे और पिछले 2 साल कबल वो वफात पा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन 2 वकला ने तलबा की बहुत हेल्प की, असातिज़ा की बहुत हेल्प की। जो भी ये केस फाइल करते, जमा होता, हेयरिंग होती तो उनके हक़ में फ़ैसला हो जाता। तो हम भी चौधरी सगीर ढिल्लों के पास सफदरजंग कॉलोनी मुल्तान में गए और हमने 2-2 हज़ार रुपये फ़ी कस के हिसाब से पैसे जमा करवाए और वो हमारी हेयरिंग का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। तो किसी ने हमें बताया कि डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खानेवाल हैं, काफ़ी रहम दिल इंसान है, कमालिया के रहने वाले हैं, बुनियादी तौर पे MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन महकमा सिविल सर्विस में आ गए। तो हमदर्द तबीयत के मालिक हैं। उनसे कुछ लोग मिले और उन्होंने हमें भी मशवरा दिया कि आप भी उनसे मिलिए। हमसे कुछ जाके लोग मिले तो उन्होंने टाइम दिया कि आप फ़लाँ तारीख को दिन के 1 बजे मुझे आके मेरे ऑफिस में खानेवाल में मिल लीजिए। यकीन करें जुलाई का महीना था, मैं उन दिनों बतौर अताई डॉक्टर प्रैक्टिस भी करता था और मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी। यूनुस मोमन साहब ये अपना बड़े मुतहर्रिक थे इस बाब में, और इन्होंने तहिया किया हुआ था कि मैंने लेके जाना है और मैंने तहिया किया हुआ था कि मैंने छुप जाना है। मैं एहतियातन दोपहर के वक्त घर नहीं गया कि यह घर से मुझे उठा के ले जाएंगे। मैंने अपनी दुकान का शटर नीचे गिराया और पंखा चला के सो गया कि चलो वो आएंगे देखेंगे कि पता नहीं कहीं चला गया। तो वो घर गए तो उन्होंने कहा कि शाहजी स्कूल से घर नहीं आए। तो उन्होंने आके इधर उधर से पता किया तो उन्होंने कहा कि देखा तो नहीं, वो शटर उनका गिरा हुआ है। तो वो भी तो फिर यूनुस मोमन था और मुझे अच्छी तरह जानता था कि ये कभी कभी हेरा फेरियाँ भी कर लेता है। तो उसने शटर उठाया तो मैं सोया के लेटा हुआ था, बल्कि डर के सहमा हुआ था। तो उन्होंने मुझे मुंह में मीठी मीठी 3-4 जो गालियाँ आई वो वक्ती तौर पे निकाल दी और मुझे खींच के मोटरसाइकिल पे बिठाया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मुझे कपड़े तो चेंज कर लेने दो, मैं तो रफ हालत में हूँ और मैं जाना नहीं चाहता। कहने लगे आप जिस हालत में भी हैं चलिए, मुझे पीछे बिठाया और हम खानेवाल की तरफ चलने लगे। जब 4 चक वाले पुल के करीब पहुँचे तो गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र 4 चक के लोग, 5 चक के लोग, 3 चक के लोग, नौजवान, लड़के, छोटे बड़े सारे पुल के ऊपर जमा थे और छलांगे लगा लगा के नहा रहे थे। नाक को यूँ करते और पश्तो में जैसे कहते हैं घुबक्की लगाना, वो गोते लगाते और मेरा दिल चाहता, बल्कि मेरा 150-200% दिल चाहता कि मैं भी छलांग मार दूं और ये चले जाएं। लेकिन अखलाकी तौर पे अब सोशल ये थी कि मुझसे ये काम भी नहीं हो सकता था। अब बहरहाल हम डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान के ऑफिस में पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमारे उस्ताद इकबाल ख़ान खटक मरहूम वो भी पहुँचे हुए थे। उनके जाने का मकसद भी कुछ ऐसा ही था कि उनकी बेटी के ऑर्डर हमारे साथ हुए थे और उनकी तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने अंदर चिट भेजी। डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान रहमदिल इंसान थे, बड़े अपना फर्शनास अफसर थे। जो ही उन्होंने चिट लिख के भेजी कि मैं एक टीचर हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन उनको अंदर बुला लिया और उनसे पूछा। वो जब जाने लगे तो वो मुझे साथ उठा के ले गए, क्योंकि उनकी एक टांग का मसला था। तो उन्होंने शो ये किया कि ये चल नहीं सकते तो सहारा दे के चलो सा मुझे ले। मैं अंदर चला गया उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी। उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ, ये मेरी मजदूरी का मसला भी है, मैं बार बार चक्कर नहीं लगा सकता। आज आया हूँ और आपसे तवक्को लेके आया हूँ कि आप मेरी बेटी की तनख्वाह के आर्डर जारी कर देंगे। तो कहने लगे कि आप उस्ताद हैं और मैं असातिज़ा के लिए मेरे सर के बालों से लेकर मेरे पाँव के नाखूनों तक मेरा जिस्म तमाम हाजिर है। मेरे जिस्म का हर ज़र्रा उस्ताद के कदमों में गिरने के लिए तैयार है। काश
आप ना आते, आप दरख्वास्त भेज देते और मैं आपको ये आर्डर जारी कर देता। और वहीं उन्होंने बैठ के आर्डर जारी किए कि उनकी बेटी की तनख्वाह जारी कर दीजिए। जब हम बाहर निकले तो मुझे कहने लगे अब आपका काम भी बन जाएगा। हम अंदर दाखिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलने वाले तो हैं, बोल लेते हैं कि ज़रूरत के वक्त बोल लेते हैं, माठे सही शर्मीले सही जैसे भी हैं, लेकिन अपना माफ़ी ज़मीर अच्छे लफ्ज़ों में ज़रूर बयान कर लेते हैं। तो हमने अपना माफ़ी ज़मीर अच्छे लफ्ज़ों में बयान किया कि सर इतने महीने हो गए, 9 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली, आप हमारे लिबास देख लें, आप हमारे जूते देख लें, आप हमारी शक्लें देख लें, परेशान हाल हैं, ऊपर से ईद आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या हमने ईद नहीं करनी? तो जब हम ये बातें कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्होंने फ़ौरन वो जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की पहली लिस्ट थी वो मंगवाई और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसे करें कि मैं ईद पर लाहौर जा रहा हूँ। कैप्टन नासर आजाद जो डीसी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल थे, वो किसी वजारत के सेक्रेटरी बन के वहाँ चले गए हैं, तो मैं उनसे इस मामले में डिस्कस करूँगा और आपका मैं वकील बन के वहाँ जाऊँगा, अफसर बन के नहीं जाऊँगा। और मेरी हत्तुल मकदूर कोशिश होगी कि ईद के बाद जब मैं आऊँ तो आपको खुशखबरी सुना सकूँ कि आपकी तनख्वाहें वागुजार होने का वक्त आ गया है। अभी हम ये बातें सुन रहे थे कि बाहर से एक चिट आई और उस चिट के साथ एक गरीब सा आदमी और गरीब सी औरत अंदर दाखिल हुई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो यकीन करें हर एक के रोंगटे खड़े हो गए। परेशान हाल थे, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके जूते टूटे हुए थे, उनके लिबास फटे हुए थे और वो आहोजारी करते हुए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पूछा कि जी, तो उन्होंने अपनी एक दरख्वास्त सामने रखी। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे बोल के बताइए कि क्या सूरत हाल है। तो उस औरत ने, मर्द से तो बोला भी नहीं जा रहा था, वो औरत बोलने लगी और उसने कहा कि कुछ अर्सा पहले मियाँ चन्नू से ज़रा आगे हम रहते हैं, हमारे लड़के के किसी एक अमीर ज़ादी के साथ ताल्लुकात थे। तो उन्होंने पहले तो हमें धमकी दी, तो हमने कहा कि हम भी समझाते हैं, कुछ आप भी समझाइए। तो वो बुरा मान गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने हमें तो नहीं कहा, हमारे नौजवान को, हमारे बेटे को उन्होंने पकड़ा, कत्ल किया और नहर लोअर बारी दुआब में बहा दिया। उसकी डेड बॉडी मियाँ चन्नू से होती हुई जब खानेवाल के करीब पहुँची तो यहाँ वो पुल के नीचे फंसी हुई थी। तो बल्दिया खानेवाल के कुछ अहलकार और थाने के अहलकारों ने वो डेड बॉडी 2-3 थी, वो निकाल के उनकी तस्वीरें बनाई। वो तस्वीरें एक बोर्ड पे आवेज़ा कर दी और उन 3 लाशों को जो लावारिस थी उनको अमानतन दफन किया और उनकी कब्रों पर नंबर लगा दिए गए कि इस नंबर की लाश फलां कब्र में दफन है, ताकि अगर बाद में कभी ज़रूरत महसूस हो तो वो कब्र कुशा करके डेड बॉडी निकाली जा सके। केस हो सकता है किसी दूसरी जगह पे दोबारा दफन करना पड़ जाता है। तो वो दोनों मियाँ बीवी अपनी फरियाद सुनाते सुनाते उस औरत ने कहा कि हमें फिर पता चला कि कुछ लाशें यहाँ मिली हैं और आपने अमानतन दफन कर दी हैं, और हमें पता चला कि उसमें हमारे बेटे की बेटे की लाश भी है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये तस्वीर है बेटे की और ये अखबार में तस्वीर छपी है, इन दोनों को मिलाइए तो ये एक ही नौजवान की तस्वीर है, तो ये हमारे बेटे की तस्वीर है। डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान ने की आंखों में आंसू थे। वो बार बार उस माई से कह रहे थे कि मैं भी एक बाप हूँ। जिन हालात का आप जिक्र कर रहे हैं
पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा होता है। और मैंने ये भी महसूस किया है कि गुरबा को कोई, गुरबा के सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं होता, और दूसरों के साथ सारे ही होते हैं। आप गरीब लोग हैं और वाकई अगर ज़्यादती हुई है, मुझे ये नहीं पता कसूर आपके बेटे का था या उस नौजवान लड़की का कसूर था। मैं तो ये देखता हूँ कि आपका बेटा कत्ल हुआ, मेरे लिए नौजवान की मौत का सदमा इतना ज़्यादा है ना, जो ना आपसे बर्दाश्त हो रहा है और ना मुझसे आपकी बातें सुन के बर्दाश्त हो रहा है। उसने फ़ौरन हमारी बातें रोक के उनकी बात सुनी और फिर बल्दिया के एहलकारों से कहा कि इनको उस बच्चे के कब्र पे ले जाया जाए, ये जाके दुआ कर लें और फिर इनको वापस आए। वो हमारी बात सुनने लगे। हमारी बातें लंबी हुई तो वो 15-20 मिनट के बाद वो गाड़ी पे लेके डॉक्टर परवेज़ अहमद की गाड़ी पे लेके गए थे वो एहलकार, और फिर उसी गाड़ी में वापस ले आए। हमें बड़ी खुशी भी हुई कि एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी और एक गरीब ख़ानदान और उनकी जो सूरत हाल थी उसके पेश नज़र डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान की गाड़ी उनके लिए इस्तेमाल हो रही थी। 10-15 मिनट के बाद जब वो वापस आए तो फिर हमारी बात रोक के डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान ने उनसे कहा कि माई अब बताओ आप क्या कहती हैं। वो तो फौत हो चुका, उसको तो दफन कर दिया गया, अमानतन दफन किया गया, और सुन्नत नबवी के मुताबिक अमानतन दफन करना भी शायद जायज़ नहीं है। बस जो दफन हो गया, अगर नेक है तो जन्नत में चला जाएगा, अगर नेक नहीं है तो फिर दूसरा ठिकाना है। तो आप अब ज़िद ना करें, जिस हाल में भी उसको दफन कर दिया गया, अब जब उसकी डेड बॉडी दोबारा तब उस निकाला जाएगा, आप देखेंगे तो आपकी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। तो क्या ही अच्छा हो कि आप इस कब्र को निगाहों में रख लें और कभी कभी आके यहाँ फातिहा पढ़ जाया करें। अल्लाह उसके आखिरत बेहतर करे और अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। तो उस औरत की आँखें निकल गई। उसने कहा, सर बादशाह सलामत, पता नहीं कितने कितने वज़नी लफ्ज़ उसके मुंह पे ज़ुबान पे आते गए। हमें ताने दिए जाते हैं कि हमने आपके लड़के को कत्ल भी किया, हमने उसको ऐसा गैब किया कि उसकी बोटी और हड्डी कभी कौवा भी उठा के नहीं लाएगा। तो प्लीज़ आप हमें, हमने मान लिया हमारा लड़का कसूरवार था, होगा, उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये बात जब हमें कही जाती है कि हमने इतनी दूर उसको पहुंचा दिया कि कभी कोई कौवा उसकी हड्डी या बोटी उठा के नहीं लाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप हम पे रहम करते हुए कब्र कुशाई की इजाज़त दीजिए, ताकि हम उसकी डेड बॉडी अपने कब्रिस्तान में दफन करें, ताकि हम उनको ये तो हम पैगाम तो नहीं देना चाहते, हम उनको बावर तो करवा सकें कि चलो कौवा नहीं तो हम खुद उस बच्चे की डेड बॉडी यहाँ उठा के ले आए हैं। ये बातें हो रही थी और उस अदालत में बैठे जितने असातिज़ा थे, डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान थे, हम सब की आंखों में आंसू थे, और वो मियाँ बीवी उनकी आंखों में तो पता नहीं क्या कुछ था, उनके दिल में तो पता नहीं क्या कुछ था, हम उनके दुख का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने उन्हें कहा कि भाई एक बात मेरी और मान लें, आप कब्र पे जाके मेरे समझाने के बावजूद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि उसकी डेड बॉडी निकाल के आप ले जाना चाहते हैं। एक रात आप घर जाके फिर नमाज इशा पढ़ के खुदा ताला से दुआ कीजिए कि खुदाया अगर मुनासिब हो तो फिर उसको यहाँ ला के दफन कर दें,
और अगर मुनासिब है तो फिर वहीं वो दफन तो है ही। तो वो औरत कहने लगी कि ठीक है, हम चले जाते हैं, हम कल फिर आएंगे। वो जब चले गए तो डॉक्टर साहब बड़ी देर तक सर झुका बैठे रहे और उनकी आंखों से तृप तृप आंसू मेज़ पे पड़े फाइलों के कागजात पे गिरते रहे। और हमारी भी हालत उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वो किसी का क्या शेर है, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के, ये मौला तेरी मर्जी है, जिधर चाहे उधर कर दे। कुछ लोग इतने मजबूर होते हैं कि उनकी मजबूरी, उनकी गुर्बत उनका जुर्म बन जाती है। और कुछ लोग इतने ताकतवर होते हैं कि वो जुर्म भी कर लें, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ऐसी सूरत हाल जब होती है तो सूरत हाल बड़ी परेशान कुन होती है। हम डॉक्टर साहब से जब नॉर्मल हुए तो अपनी बात मुकम्मल करके हम चल दिए। उन्होंने ईद के बाद दोबारा आने को कहा। हम ईद के बाद जब दोबारा गए तो हमारे लिए बहुत कुछ था। उन्होंने वहीं टाइपराइटर को बुला लिया था और वहीं डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी की जो लिस्ट थी उसमें हमारे नाम डाले गए और हमें 10 माह, उस वक्त 2710 रुपये हमारी तनख्वाह होती थी और 10 महीने की तनख्वाह को 30,000 के करीब वो उसने ऑर्डर जारी कर दिए कि इनको तनख्वाहें जारी कर दी जाए। तो हमने बाद में उनसे मालूमात ली कि फिर हम तो चले गए थे, वो औरत और वो मर्द दोबारा आए। तो उसने कहा कि वो दोबारा आए और उन्होंने कहा कि हम रात सो नहीं सके, हम खुदा ताला से महवे गुफ्तगू रहे, हम अल्लाह ताला से अपनी बेबसी का इजहार करते और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे बेटे की कब्र कुशा करके हमें उसकी डेड बॉडी निकाल के दे दी जाए। तो कहते मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैं खुद उनके साथ गया, हमारे बल्दिया के बेलदारों ने कब्र कुशा की और वो ताबूत निकाल के हमने उनको दे दिया और उन्होंने जाके वहाँ दफन अपने गांव में दफन कर लिया। बाद में पता नहीं क्या हालात हुए। बहरहाल डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी किया हमदर्दी का रोल अदा किया और इतने साल गुजरने के बाद 1996 की बात मैं कर रहा हूँ, 95 में आर्डर हुए, 1996 की बात कर रहा हूँ और 1996 के बाद आज 2023 है और आज भी डॉक्टर परवेज़ अहमद खान का वो मुतफक्कर, वो परेशान कुन, वो हमदर्दी वाला चेहरा आज भी मेरी निगाहों में है। मैंने बाद में उनके बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि कमालिया के डब कबीले के रहने वाले हैं और उनके ख़ानदान के बेशतर लोग महकमा सिविल सर्विस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बेशतर का रवैया यही है। तो ये खुदा की अता है, ये इंसान की अपनी खूबी नहीं है, अपनी दिलेरी नहीं है, ये खुदा की अता है जिसको वो दे और उसी को ये मिलती है। तो मैं आज डॉक्टर परवेज़ अहमद ख़ान के लिए दुआ गो हूँ। अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात, उनको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और अगर खुदा न खास्ता वो ज़िंदा नहीं हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला हर शहर में ऐसे हुक्मरान, ऐसे काजी और ऐसे जज और अफीसर भेजे ताकि दुखी इंसानियत की बात भी सुनने वाला कोई हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।